नमस्कार मित्रों, हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दिशा कॉन्फ्रेंस क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे आज हिंदी के विषय में। कल हम लोगों ने देखा था हिंदी की भाषा के बारे में, उपभाषा के बारे में और हिंदी की बोलियों के बारे में कल पढ़ा था। आज उसी वर्गीकरण को हम आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर जे आर गियर्सन के अनुसार, डॉक्टर सुनील कुमार चटर्जी के अनुसार, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो बातें बताई गई उनको ही हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ध्यान देना है, जिससे सबसे पहले कल आपको बताया गया हिंदी के विषय में। हिंदी एक भाषा है जिसकी 5 उपभाषाएं हैं और इसमें 17 बोलियां सम्मिलित हो जाती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो क्षेत्र आता है वो है पश्चिमी हिंदी का क्षेत्र। पश्चिमी हिंदी का क्षेत्र सबसे व्यापक है और हम देखेंगे कि आखिर ये किस अभ्रंश से विकसित हुई है। तो ये भैया सौरसेनी अभ्रंश से विकसित हुई है, अर्थात उत्तर भारत की जो भाषाएं हैं वो सब सौरसेनी से आती हैं। इसमें 5 बोलियां सम्मिलित हैं: बांगरू, बुंदेली, खड़ी बोली, कन्नौजी और ब्रज। कुछ विद्वानों का मानना है कि बांगरू और हरियाणवी अलग अलग है, तो जब ये हम मानते हैं तो यहाँ पर 18 बोलियां हो जाती हैं, परंतु अधिकतर विद्वानों का यही मानना है कि हिंदी की 17 बोलियां हैं। आगे देखेंगे भैया, अगला जो है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की अगर बात की जाए तो सामान्यतः इसमें हमें कह सकते हैं कि इसमें जो हमारा उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है और जो बिहार का पश्चिमी जिले हैं वो इसमें सम्मिलित होते हैं। तो इसमें कहा गया है कि इसका जो अभ्रंश है वो है अर्धमागधी अभ्रंश। जी, अर्धमागधी अभ्रंश। इसमें अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है, हम लोग अवध में आते हैं। ये सब प्रमुख बोलियां यहाँ की हैं। उसके बाद में आता है बिहारी हिंदी, जिसमें भोजपुरी है, मगही है, मैथिली है। प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो ये मागधी अभ्रंश से विकसित हुई हैं, मागधी अपभ्रंश। उसके बाद ध्यान देंगे अगला जो हिंदी का रूप है भैया वो है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी में अगर देखा जाए तो इसमें भैया बहुत सी बोलियां हैं। राजस्थानी में बहुत सी बोलियां हैं, परंतु हम उन बोलियों का अध्ययन करेंगे जिनके बोलने वाले या पढ़ने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है। इसमें मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, जयपुरी है और मेवाती है। भैया ये मेवाती लिखा हुआ है, मेवाती है। उसके बाद में राजस्थानी हिंदी भी सौरसेनी अभ्रंश से विकसित हुई है, लिख लेंगे सौरसेनी। उसके बाद में है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी अर्थात कह सकते हैं इसमें प्रमुख रूप से उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ये जनपद हमारे सम्मिलित हैं। तो इसमें गढ़वाली है, कुमायूनी है और नेपाली है। ये भैया खस अभ्रंश से विकसित हुई हैं, खस अभ्रंश से विकसित हुई हैं। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि जो ये 17 बोलियाँ हैं, इन 17 बोलियों को आपको विस्तृत तरीके से नहीं पढ़ना है। आपको जो अति महत्वपूर्ण बोलियाँ हैं जो आपकी परीक्षा का भाग बने उनको ही पढ़ना है। ऐसे अगर देखा जाए तो सबसे प्रमुख रूप से इसमें खड़ी बोली है, ब्रज है, अवधी है, उसके बाद में भोजपुरी है। ये आपकी अति महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा जो साहित्य संसार रचा गया है वो खड़ी बोली, ब्रज और अवधी में रचा गया है। बाकी जो शेष भाषाएं या जो शेष बोलियां यहाँ पर बताई गई हैं उनमें कह सकते हैं कि छोटे छोटे गीत लिखे गए हैं, पुत्र जन्मोत्सव के गीत लिखे गए हैं, विवाह गीत लिखे गए हैं, सोहर लिखे गए हैं और सामान्यतः युद्ध वर्णन लिखा गया। बाकी कोई ना तो विशेष महाकाव्य लिखा गया है, ना तो कोई खंडकाव्य लिखा गया या अन्य किसी बड़े कह सकते हैं काव्य की रचना नहीं हुई है। इसमें आपको प्रमुख रूप से खड़ी बोली, ब्रज और अवधी ही पढ़ना है। भैया ये आप जो लिखा हुआ है, जो 5 उपभाषा और जो 17 बोलियां लिखी हुई हैं, इनको आप एक क्रम में लिख लेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, या फिर आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी ध्यान दीजिए, अब हम लोग पढ़ेंगे पश्चिमी हिंदी में जो प्रमुख रूप से बोलियां सम्मिलित हैं। इसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो जो अति महत्वपूर्ण आ जाती है वो है भैया खड़ी बोली। जी ध्यान देंगे, खड़ी बोली। खड़ी बोली बताया ही गया है कि यह सौरसेनी अभ्रंश से विकसित हुई है। जी ध्यान देंगे, सौरसेनी अपभ्रंश। देखिए खड़ी बोली की अगर बात की जाए तो इसमें यह बताया गया है कि इसका मूल नाम है कौरवी। कौरवी कहने का कारण यह बताया गया है कि प्राचीन समय में जो इंद्रप्रस्थ नगर था या जो हस्तिनापुर था, वहां पर जो कुरुवंश था या फिर जो कौरव थे उनके द्वारा जो बोली बोली जाती थी उसे ही आज प्रामाणिक रूप से कह सकते हैं कि खड़ी बोली कह दिया गया है। अब्दुल हक ने इसे गंवारू कहा है। उनका मानना है कि इसमें हृदय के जो भाव हैं वो व्यक्त नहीं किए जा सकते हैं। जैसे देखा है कि बहुत ज़्यादा क्यों म्यों करते हैं, रोते हैं देसी भाषा में, तो इसका शुद्ध अर्थ ये है कि हृदय के भाव कभी भी खड़ी बोली में व्यक्त नहीं किया सकते हैं। उसके बाद में लल्लू लाल सदर मिश्र ने इसे
व्यवहार की भाषा बताया है। कई बार ये प्रश्न भी पूछा गया है कि लल्लू लाल सतल मिश्र ने क्या कहा है, तो व्यवहार की भाषा कहा है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज बना था 1800 ईस्वी में, उसमें जब हिंदी का शिक्षण प्रारंभ होता है तो हिंदी गद्य के जो पहले शिक्षक माने जाते हैं वो लल्लू लाल एवं सतल मिश्र ही माने जाते हैं। इसके साथ साथ खड़ी बोली की सबसे प्रमुख विशेषता यह मानी जाती है कि वर्तमान समय अगर हम देखें तो हिंदी की कितनी बोलियां हो गई हैं, 17 बोलियां हो गई हैं। परंतु जो द्विवेदी युग आया था उस युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जब हिंदी भाषा को परिष्कृत किया था, परिष्कृत करने के बाद जो एक उसे नया नाम दिया गया, वो क्या नाम दिया गया, वो खड़ी बोली कहा गया। जैसे सामान्यतः जब हम इसमें बात करते हैं कि खड़ी बोली के ये हिंदी के बोलने वालों में सबसे ज़्यादा किसका प्रतिशत माना जाता है, तो जो भोजपुरी है उसका प्रतिशत सबसे ज़्यादा माना जाता है। परंतु औसतन अगर हम बात करें तो सामान्यतः यह माना जाता है कि खड़ी बोली सबसे ज़्यादा बोली भी जाती है और सबसे ज़्यादा लेखन भी इसमें ही होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि जो बुंदेली बोलते हैं, जो कन्नौजी बोलते हैं, जो ब्रज बोलते हैं, जो अवधी बोलते हैं, जो बघेली बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, या कह सकते हैं कि इसमें बिहारी बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, मगही बोलते हैं, मैथिली बोलते हैं। इस प्रकार से जो विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, परंतु उनका जो प्रशासनिक कार्य होगा वो किस में होगा, वो खड़ी बोली में ही होता है। जैसे अगर आप गोरखपुर में गए हैं तो वो भोजपुरिया बोलते हैं, परंतु वो पत्र भोजपुरी में नहीं लिखते हैं, किस में लिखेंगे, खड़ी बोली में लिखेंगे। सामान्यतः जो उनकी मानक भाषा वो क्या है, वो खड़ी बोली ही है। तो औसतन अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो कह सकते हैं कि लेखन की भाषा या कह सकते हैं कि जो बोलने की भाषा है वो खड़ी बोली ही है, क्योंकि भारत सरकार व जो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे मानक भाषा का दर्जा दे दिया था। अगर देखते हैं खड़ी बोली का प्रमुख रूप से क्षेत्र कौन सा है, तो मैंने अभी बताया कि जो दिल्ली के आसपास इंद्रप्रस्थ नगर था, कि प्राचीन नगर हस्तिनापुर माना जाता है। उसके बाद में होता क्या है कि जब युधिष्ठिर एक नए नगर का निर्माण करते हैं, नए नगर की रचना करते हैं, उस नगर के जो आसपास का क्षेत्र था वो सब खड़ी बोली का क्षेत्र मान लिया गया है। तो इसमें सबसे प्रमुख रूप से क्षेत्र कौन सा आता है भैया, दिल्ली का क्षेत्र आता है। दिल्ली के बाद अगर बात करते हैं तो इसमें मेरठ का क्षेत्र आ जाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो मेरठ की खड़ी बोली है वो सबसे शुद्ध खड़ी बोली है। उसके बाद में इसमें मुरादाबाद का क्षेत्र आता है। उसके बाद में इसमें रामपुर आ जाता है, रामपुर जनपद में भी खड़ी बोली बोली जाती है। उसके बाद ध्यान देंगे बिजनौर जनपद आता है। देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि बिजनौर जनपद के वे क्षेत्र जो सामान्यतः रामपुर और मुरादाबाद से सीमा साझा करते हैं वहाँ पर खड़ी बोली ही बोली जाती है, और वो क्षेत्र जो हरिद्वार या उत्तराखंड से सीमा साझा करते हैं वहाँ पर खड़ी बोली बोलने वालों का प्रतिशत बहुत ही कम हो जाता है। उसके बाद में इसमें भैया सहारनपुर भी आ जाता है। सहारनपुर आपको ध्यान रखना है कि जो सहारनपुर है ये उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। ध्यान रखना है, अखबारी कागज के लिए जाना जाता है, और शाकंभरी देवी का मंदिर भी यहाँ पर है जो अति महत्वपूर्ण है, कह सकते कि बहुत फेमस है। तो ये हो गया खड़ी बोली का क्षेत्र, अर्थात कहाँ कहाँ खड़ी बोली बोली जाती है। तो औसतन हमने कहा कि ये क्षेत्र क्या है, प्रामाणिक क्षेत्र है, यहाँ पर खड़ी बोली तो बोली ही जाती है। लेकिन अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश में, अब उत्तर प्रदेश अगर देखें तो खड़ी बोली का जो क्षेत्र माना जाता है कि हमें कह सकते हैं कि उत्तराखंड में हम बद्रीनाथ से शुरू करेंगे। हाँ, उत्तराखंड में कहाँ से शुरू करेंगे, उत्तर में बद्रीनाथ से शुरू करेंगे, और सबसे दक्षिण में हम पहुंच जाते हैं मध्य प्रदेश में एक स्थान है खंडवा। ध्यान रखेंगे, कहाँ पहुंच गए, मध्य प्रदेश में हम खंडवा में पहुंच जाते हैं। अब अगर इधर देखते हैं हम सामान्यतः उत्तर में, अगर ये माफ कीजिए, अगर हम इधर पश्चिम में देखते हैं तो पश्चिम में हरियाणा में अगर देखा जाए तो पानीपत जनपद हो गया, या फिर कह सकते हैं कि राजस्थान का संपूर्ण प्रदेश, राजस्थान का संपूर्ण प्रदेश, ये इस प्रकार से पश्चिम में हो गया। और पूरब में हम जब जाते हैं तो पूरब में हम छत्तीसगढ़ में पहुंच जाते हैं। हाँ, पूरब में कहाँ पहुंच जाएंगे, छत्तीसगढ़ में पहुंच जाएंगे। पूरब में हम छत्तीसगढ़ में पहुंच जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना कि छत्तीसगढ़ में दो प्रकार की बोलियों का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। एक तो वो क्षेत्र हो गया जो मध्य प्रदेश और बिहार से सीमा साझा करता है, वह झारखंड से कह सकते हैं कि सीमा साझा करता है। तो उन क्षेत्रों में क्या होता है कि हिंदी बोली जाती है, और वो कहाँ से आई है, वो सौरसेनी अपभ्रंश से आई है। और एक इसका क्षेत्र वो होता है जो जनजातीय क्षेत्र हैं। देखिए सामान्यतः जब आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 19 पढ़ेंगे तो उसमें यह बताया गया है कि उसका एक भाग है कि अबाध संचरण की स्वतंत्रता, या कह सकते हैं कि भ्रमण करने की स्वतंत्रता, कि आप संपूर्ण भारत में कहीं पर भी भ्रमण कर सकते हैं। परंतु छत्तीसगढ़ हो गया और झारखंड के कुछ क्षेत्र हो गए, वहाँ पर आप ये भ्रमण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस समय एक कानून बन गया था, कह सकते हैं कि अंग्रेज सरकार ने बना दिया था जनजातियों के संरक्षण के लिए कानून। तो ये जो क्षेत्र है इनका, इस क्षेत्र में समस्त भारतीय प्रवेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका यह मानना है कि जब
अन्य जो भारतीय जनजातियों के क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे तो उनकी जो स्वतंत्रता है या उनकी जो कह सकते हैं कि संस्कृति है उसे नुकसान पहुंचेगा। तो अगर आपको यहाँ जाना है तो उसके लिए भारत सरकार से एक विशेष पास बनवाना पड़ेगा, कुछ समय के लिए पास बनता है, उसके बाद अगर आप वहाँ रुके तो वहाँ से भगा दिए जाएंगे। तो ये जो क्षेत्र माना गया है ये क्षेत्र भैया द्रविड़ भाषा परिवार का आता है। अभी आपको भाषा परिवार नहीं बताया गया है, तो उसमें जो नंबर 2 पे आता है वो आता है द्रविड़ भाषा परिवार। तो जो द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है उसको यदि हम छोड़ दें, बाकी जो शेष बोली हो गई वो सब हिंदी की ही हो गई। तो ये जो क्षेत्र बताया गया है इस प्रकार से जो ये क्षेत्र बना है ये किसका है? ये हिंदी का क्षेत्र है। अर्थात जो उत्तर भारत का जो समस्त जनपद माना गया है वो हिंदी भाषी क्षेत्र माना गया है। तो इस संपूर्ण क्षेत्र की अगर हम बात करें तो संपूर्ण क्षेत्र में जो औपचारिक रूप से भाषा बोली जाएगी वो कौन होगी? वो हिंदी की खड़ी बोली ही होगी। जैसे हम लोग लखीमपुर खीरी में रहते हैं, हम लोग अवधी बोलते हैं, घर में अपनी अवधी बोलते हैं, परंतु जब हम सामान्यतः मानक बातचीत करते हैं तो किसमें करते हैं? खड़ी बोली में करते हैं। जब हम मानक प्रपत्र लिखते हैं तो किसमें लिखते हैं? खड़ी बोली में लिखते हैं। अभी हम बुंदेलखंड में पहुंच जाएं, झांसी में चले जाएं, जालौन में चले जाएं, महोबा में चले जाएं, उरई में चले जाएं, तो उनकी जो बुंदेली भाषा है वो आपस में बातचीत करते हैं। परंतु जब मानक प्रामाणिक भाषा की बात आएगी तो किसका प्रयोग करेंगे? खड़ी बोली का प्रयोग करेंगे। यही कारण है कि खड़ी बोली का क्षेत्र भारत में सबसे व्यापक है, सबसे ज्यादा बोली यही जाती है, सबसे ज्यादा लेखन भी इसमें ही होता है। आगे हम देखते हैं, ये तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हो गए खड़ी बोली के। अब हम देखेंगे कि साहित्य रचना कितनी हुई है खड़ी बोली में। साहित्य रचना की अगर बात की जाए तो हम प्राचीन काल में पहुंच जाएंगे। अभी आप लोगों ने पढ़ा हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में, तो यह माना जाता है कि प्रारंभिक समय में जो आदिकाल था उसमें वही ढिंगल पिंगल भाषा हो गई, उटपटांग भाषा हो गई, जिसे कह सकते हैं कि उबड़ खाबड़ भाषा हो गई। परंतु उस समय भैया एक महान विद्वान हुए हैं अमीर खुसरो, बहुत महान कह सकते हैं महान विद्वान है ये अमीर खुसरो जी। अमीर खुसरो प्रथम कवि माने जाते हैं जिन्होंने आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किया था। आदिकाल में खड़ी बोली के प्रथम प्रयोगकर्ता आपको ध्यान रखना है, अगर प्रश्न पूछा जाए कि खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है तो अमीर खुसरो हैं भैया। इन्होंने वही कह सकते हैं कि 10वीं और 11वीं शताब्दी के कह सकते हैं कि आसपास या 12वीं शताब्दी में जब हम प्रवेश करते हैं तो उस समय के जो साक्ष्य पाए गए हैं उसमें खड़ी बोली का प्रयोग अमीर खुसरो ने प्रारंभ कर दिया था। और अमीर खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम कवि कहा जाता है। इनको तोताए हिंद कहा जाता है। कहते हैं कि सामान्यतः खड़ी बोली आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में ये पहले हिंदुस्तानी कवि भी माने जाते हैं। एक प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में अति महत्वपूर्ण भैया कई बार पूछा गया है कि खड़ी बोली के तो जनक माने ही जाते हैं, इसके साथ साथ भैया इन्होंने भोजपुरी का भी प्रयोग किया है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये, अमीर खुसरो ने भोजपुरी का भी प्रयोग किया है और इनके बारे में समय समय पर हम बताते रहेंगे। तो सबसे पहले खड़ी बोली का प्रयोग आदिकाल में किसने किया? अमीर खुसरो ने किया। इसके बाद किसी ने भी आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग नहीं किया। फिर हम पहुंच गए भैया रीतिकाल में। रीतिकाल में भी खड़ी बोली का प्रयोग किसी ने नहीं किया। देखिए बीच में जो भक्ति काल आया है उसमें भी खड़ी बोली का प्रयोग नहीं किया गया है। जब हम आधुनिक काल में आते हैं, आधुनिक काल में खड़ी बोली का प्रयोग पर्याप्त होता है। आधुनिक काल में जो सबसे पहला काल आया, जैसे भारतेंदु युग आया, तो भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिताजी गोपाल चंद्र गिरधरदास जी ने प्रथम नाटक लिखा जिसका नाम था नहुस। हिंदी का प्रथम नाटक नहुस किसने लिखा? गोपाल चंद्र गिरधरदास जी ने। तो यह किसमें लिखा गया था भैया? यह खड़ी बोली में लिखा गया था। इस समय खड़ी बोली में सबसे ज्यादा नाटक लिखे गए और इसी समय खंड काव्य का लेखन प्रारंभ हो गया। इसी में खड़ी बोली में क्या हुआ? पत्र एवं पत्रिका छापी गई। उसके बाद में जैसे ही हम लोग द्विवेदी युग में पहुंचते हैं, द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया कि खड़ी बोली को परिमार्जित कर दिया, उसे शुद्ध कर दिया। उसके कह सकते हैं कि उसमें छनाई का सिद्धांत लागू कर दिया, जो अशुद्धियां थी उसे दूर कर दिया। तो द्विवेदी युग में बहुत सारे नाटक लिखे गए, बहुत से निबंध लिखे गए, यानी कि कह सकते हैं कि द्विवेदी युग में खड़ी बोली में पर्याप्त साहित्य रचा गया। उसके बाद में छायावाद काल में बहुत ज्यादा जो साहित्य रचा गया किसमें लिखा गया? खड़ी बोली में लिखा गया। छायावाद काल के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, ऐसे अगर देखा जाए इसमें प्रगतिवाद आ गया, तो प्रगतिवाद में भी खड़ी बोली में पर्याप्त साहित्य रचा गया। और एक और महत्वपूर्ण बिंदु आपको ध्यान रखना है कि छायावाद का जब पतन हो रहा था और प्रगतिवाद का जब प्रारंभ हो रहा था, तो इस समय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने क्या किया था कि खड़ी बोली में कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था। वह तोड़ती पत्थर मैंने उसे देखा इलाहाबाद के पथ पर। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि प्रगतिवाद में अब खड़ी बोली में कविताएं रची जाने लगी। वैसे तो कविता किसमें रची जाती है? अवधी और ब्रज
यह कविताओं की प्रामाणिक भाषा मानी जाती है। तो इस समय क्या हुआ कि खड़ी बोली में कविताएं रची गई। उसके बाद क्या हुआ कि प्रयोगवाद में जो नकेनवाद आया, नलिन विमोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश कुमार, इन्होंने क्या किया कि खड़ी बोली का प्रयोग पद के रूप में व्यापक तरीके से कर दिया। श्रीधर पाठक जी आ गए इसी में, जिन्हें स्वच्छंदतावादी कवि कहा जाता है। अर्थात खड़ी बोली में श्रीधर पाठक ने खूब कविताएं लिखी और रस छंद का प्रयोग उन्होंने नहीं किया। उसके बाद में प्रयोगवाद में आ गए अज्ञेय जी आ गए। अज्ञेय जी ने तारसप्तक निकाल दिया। 1943 में निकला पहला, 1951 में निकला दूसरा, 1959 में निकला तीसरा, 1979 में निकला चौथा। इस प्रकार से तारसप्तक निकाले गए और इसमें भी खूब पर्याप्त मात्रा में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। नई कविता या आज की बात करें तो वर्तमान समय में खड़ी बोली का प्रयोग बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। देखिए इसका प्रयोग इसलिए बढ़ गया था क्योंकि इसमें रस छंद अलंकार का प्रयोग होता ही नहीं है, तो हम आसानी से इसमें साहित्य रच सकते हैं। खड़ी बोली की अगर कवियों की बात की जाए तो बताने की आवश्यकता ही नहीं, अभी आपको हिंदी साहित्य संसार पूरा पढ़ाया गया है। तो आपको यह समझ लेना है कि जो आधुनिक काल के जितने भी कवि हैं वो सब खड़ी बोली के ही कवि माने जाते हैं। परंतु यहां पर एक प्रश्न आपका अति महत्वपूर्ण बनता है, वो आपको लिखना पड़ेगा। लिख लेंगे भैया, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? यह प्रश्न परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य लिख लेंगे भैया जी। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है भैया हरिऔध जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, ये हैं प्रिय प्रवास के लेखक। ये रचना भैया बहुत बार पूछी गई है। वैदेही वनवास, चौभते चौभते, चुकते चौभते, इस प्रकार से ये इनकी रचनाएं हैं। हरिऔध जी की बहुत बार पूछ ली जाती हैं और हरिऔध जी का आलोचक माने जाते हैं। एक प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, पूछा भी जाएगा कि खड़ी बोली का सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है? तो लिख लेंगे भैया, ये है कामायनी। कामायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं कामायनी के लेखक। कामायनी में भैया 15 सर्ग हैं, सर्ग भी पूछ ले जाते हैं बहुत बार। कामायनी में 15 हैं, पद्मावत में 57 हैं, पृथ्वीराज रासो में 69 हैं, साकेत में 7 हैं, कुरुक्षेत्र में 8 हैं। इस प्रकार से ये सर्ग भी पूछ ले जाते हैं। कामायनी में कथा बस कई बार पूछ ली जाती है, तो उसमें भैया श्रद्धामन की कथा का वर्णन किया गया है। क्या होता है कि जब विशाल काय प्रलय आ जाता है तो जो सप्त ऋषि बसते हैं और जो ये महाराज मनु बसते हैं, तो क्या होता है कि भगवान जो विष्णु होते हैं वो एक मछली का अवतार, मत्स्य अवतार धारण करते हैं और एक इस प्रकार की मछली होती है जिसमें एक विशेष प्रकार की सूंड निकल आती है और जो मन होते हैं अपने नाव को एक सर्प के माध्यम से उस कह सकते हैं कि मीन से बांध देते हैं और सिर्फ वहीं बसते हैं। उसके बाद जो शत्रुपा होती हैं उनसे इनका विवाह होता है। इस प्रकार से संपूर्ण मानव जाति की उत्पत्ति हो जाती है। तो यही कहानी कामायनी में बताई गई है। तो ये तो हो गया सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य। एक प्रश्न और परीक्षा में आवाज पूछा था, कई बार आपको हम बता चुके हैं, फिर भी बताने का प्रयास करेंगे कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। ये भी भैया लिख लेंगे, कौन सा है हिंदी का प्रथम महाकाव्य? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, चंदर बरदाई इसके लेखक हैं। चंदर बरदाई इसके लेखक हैं। इसमें भैया 69 सर्ग हैं। इसमें पृथ्वीराज चौहान की कथा का वर्णन किया गया है और यह वीर रस का है। इसमें अशोक अलंकार का पर्याप्त प्रयोग किया गया है। देखिए ये तो कुछ बिंदु हो गए। अब हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अगली जो हमारी बोली आती है, ध्यान देंगे, अति महत्वपूर्ण जो आपकी परीक्षा का भाग बनेगी वो है ब्रज। ये लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ें। जी ध्यान दीजिए, ये आप चाहें तो शॉर्ट नोट ले सकते हैं, लिख लीजिए जल्द से जल्द, उसके बाद आगे बढ़ें। जी ध्यान दीजिए, इसे हम साफ कर रहे हैं अब। हाँ, ब्रज की अगर बात करें तो सामान्यतः इसका भी जो प्रारंभ हुआ है वो सौरसेनी अपभ्रंश से ही माना जाता है। और इसमें ब्रज में अगर कहा जाए तो समान रूप से इसमें यह कहा जा सकता है कि जो वर्तमान समय में जो ब्रजमंडल है, जो 84 कोश का ब्रजमंडल है, उसमें प्रमुख रूप से ब्रज भाषा बोली जाती है। देखेंगे ब्रज, हाँ देखिए ब्रज बोली थी, परंतु इतना साहित्य रचा गया कि इसे क्या कह दिया गया? इसे कह दिया गया ब्रज भाषा। अभ्रंश कौन सा है भैया? सौरसेनी अभ्रंश है। हाँ, एक और बिंदु ध्यान रखेंगे कि जो भक्ति काल हुआ था उसमें जो सगुण में जो कृष्णाश्रयी शाखा थी, कृष्णाश्रयी शाखा प्रमुख रूप से इस काल के जो कवि हैं वो इसमें सम्मिलित माने जाते हैं कृष्णाश्रयी शाखा में। अब हम देखेंगे इसका जो क्षेत्र है, या कह सकते हैं कि बोलने वालों का प्रतिशत कितना है, तो अब हम देखेंगे इसमें क्षेत्र कौन सा आता है। हाँ देखिए, क्षेत्र में अभी आपको बताया गया है कि जो 84 कोशीय ब्रजमंडल है, कौन सा ब्रजमंडल?
राधा रानी वाला ब्रजमंडल भैया, बरसाना, वृंदावन, नंदगांव, ये सब जिसमें आता है, वो सब जो क्षेत्र हो गया वो सब इसमें सम्मिलित होता है। कौन कौन से हैं, जैसे इसका जो प्रमुख केंद्र है भैया वो है मथुरा। प्रमुख केंद्र कौन सा है, मथुरा। मथुरा के बाद इसमें आगरा जनपद आ जाता है। उसके बाद में इसमें कह सकते हैं कि अलीगढ़ जनपद आता है। अलीगढ़ के बाद इसमें मैनपुरी जनपद भैया आ जाता है। मैनपुरी के बाद इसमें एटा जनपद आता है। ये प्रमुख क्षेत्र हैं, ध्यान रखेंगे। जो ब्रज कह सकते हैं कि ब्रज के ये प्रमुख क्षेत्र बताए गए हैं। और एक और बिंदु आपको ध्यान रखना कि जो ब्रज शब्द आए हैं ब्रजबुल से बना है। ब्रजबुल का मतलब ये होता है कि ऐसा समूह जहां पर गायें बहुत पाली जाती हों। तो इस ब्रजमंडल में जो भगवान थे यादव वंशी श्री कृष्ण, वो बहुत उन्होंने गायें पाल ली हैं, तो इसलिए इसे क्या कह दिया गया, ब्रज का क्षेत्र कह दिया गया, और ये इसमें क्षेत्र माना गया है। ब्रज के बारे में ये कहा जाता है कि जो ब्रज है और जो भोजपुरी है, ये दो बोलियां बहुत सरल बोली हैं। इनको यदि हम सीखना चाहें तो बहुत आसानी से सीख सकते हैं। जैसे वह भागवत देखते हैं, जो जया किशोरी आती हैं वो क्या करती हैं, ब्रज को ही बोलती हैं। तो इस प्रकार से इसे हम बहुत आसानी से सीख सकते हैं। अब हम देखेंगे सामान्य रूप से इसमें कि कह सकते हैं कौन कौन से कालों में इसका पर्याप्त प्रयोग किया गया है, कौन किस कह सकते हैं कि कौन सी इरा इसका माना गया जिसमें इसका प्रयोग सर्वाधिक हुआ है। तो हम सबसे पहले अगर देखें तो आदिकाल में इसका नामत का प्रयोग हुआ या नहीं हुआ है। जब हम भक्ति काल में आते हैं, भक्ति काल और रीति काल, ये दोनों काल ब्रज भाषा को ही समर्पित माने जाते हैं। भक्ति काल में अगर हम देखें तो सामान्य रूप से सबसे पहले जो ज्ञान मार्ग आया उसमें ब्रज का कोई प्रयोग नहीं हुआ है। उसके बाद में प्रेम मार्ग आया, उसमें सामान्यतः ब्रज भाषा के हमें कुछ क्षण दिखाई पड़ते हैं। और जैसे ही हम सगुण में पहुंचते हैं, सगुण में भी जब हम कृष्णाश्रयी में पहुंचते हैं तो सबसे ज़्यादा ब्रज भाषा के कवि हमें दिखाई पड़ते हैं। जैसे कृष्णाश्रयी में अगर देखा जाए तो ब्रज भाषा के सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं भैया, ये हैं सूरदास जी। सूरदास जी ब्रज भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनका जो भैया महाकाव्य है सूरसागर। प्रश्न पूछ लेते हैं, बताइए ब्रज भाषा का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है, तो ये सूरसागर है और इसमें 1.25 लाख पद हैं। उसके बाद में सूर सारावली है, साहित्य लहरी है, ये प्रमुख इनकी रचनाएं हैं सूरदास जी की। तो सूरदास जी हो गए, अग्रदास हो गए, क्षितिज दास हो गए, परमानंद दास हो गए, चतुर्भुज दास हो गए। उसके बाद में इसी में मीराबाई जी आ जाती हैं, इसी में जगन्नाथ दास रत्नाकर आ जाते हैं। आगे जब हम बढ़ेंगे इसी में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इसी में आ जाते हैं, और इसी में ये कह सकते हैं घनानंद जी आ जाते हैं। तात्पर्य यह है कि भक्ति काल में कृष्णाश्रय के जितने भी कवि हैं सबने किसका प्रयोग किया है, सबने ब्रज का खूब पर्याप्त प्रयोग किया है। और इसी में क्या होता है कि विट्ठलनाथ जी 1565 में अष्टछाप की स्थापना कर देते हैं। किसकी भैया स्थापना करते हैं, अष्टछाप की। अष्टछाप का मतलब ये होता है कि 8 कवि किसकी रचनाएं रचेंगे, भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मान करके ये सब रचनाएं रचेंगे। इसमें 4 कवि इनके जो पिताजी थे वल्लभाचार्य जी के थे, और 4 कवि इनके स्वयं के थे विट्ठलनाथ जी के, और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ माने गए थे वो सूरसागर जी माफ कीजिए वो सूरदास जी माने गए थे। तो कह सकते हैं कि जो भक्ति काल में जो कृष्णाश्रयी शाखा थी पूरी ब्रज को समर्पित मानी गई। जैसे ही हम रीति काल में प्रवेश करेंगे, संपूर्ण रीति काल में ब्रज को छोड़कर के किसी भी भाषा के साक्ष्य नहीं मिले हैं। एक अपवाद मिलता है केशव दास जी का। केशव दास जी ने ब्रज के साथ साथ अवधि का भी प्रयोग किया है, परंतु अन्यथा अगर देखा जाए जितने भी कवि, जैसे सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो इसमें सामान्यतः रीतिबद्ध की अगर बात की जाए तो केशव दास जी हो गए जिनके रामचंद्रिका है। उसके बाद में इसी में चिंतामणि हो गए, और इसके साथ साथ इसी में कह सकते हैं कि आगे जब हम बढ़ेंगे इसमें ये कह सकते हैं कि जो रीति सिद्ध हो गए, रीति सिद्ध में बिहारी दास जी हो गए। ये भी भैया बिहारी दास जी का जो ब्रज का ये श्रेष्ठ ग्रंथ है बिहारी सतसई, बिहारी जी हो गए। उसके बाद में इसी में रसनिधि जी हो गए। रसनिधि की ब्रज की लिखा हुआ है रचना ये है रतन हजारा। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, रीति मुक्ति में पढ़ते हैं। तो रीति मुक्ति में जैसे घनानंद जी हो गए, सुजान हित प्रबंध है, सुजान सागर है, और इश्कनामा है। उसके बाद में बोधा है, इसी में आ जाते हैं। इसी में ठाकुर आ गए, उनकी ठाकुर टसक है। इसी में कह सकते हैं कि आलम हो गए, उनकी आलम केल रचना है। ये इस प्रमुख कह सकते हैं कि प्रमुख माने जाते हैं। फिर हम आधुनिक काल में प्रवेश कर लेंगे। तो आधुनिक काल में क्या होता है कि पर्याप्त मात्रा में
ये भारतन हरिश्चंद्र जी ने जो जैसे यमुना छवि है ये सब किसमें लिखा है, ये सब भैया ब्रज में ही लिखा गया है। उसके बाद जैसे इसमें जगन्नाथ दास रत्नाकर आ गए, इन्होंने उद्धव शतक लिखा है, हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, कहाँ न सब आए लगे, खूब सुक्तियाँ इंटर में पूछी जाती हैं, ये सब किसने लिखा है, ये सब ब्रज में ही लिखा गया है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी ब्रज का प्रयोग किया है पर्याप्त मात्रा में। अगर देखा जाए तो जब हम अन्य आगे बढ़ेंगे तो छायावाद काल में एकाध जो रचनाएं मिलती हैं ये महादेवी वर्मा की भी ब्रज में ही मिलती हैं, और कुछ इनकी जो रचनाएं मानी जाती हैं जैसे तुलसीदास, अगर देखा जाए तो भक्ति काल में प्रश्न पूछ लेते हैं कि इनमें से तुलसीदास जी की कौन सी रचना ब्रज भाषा में लिखी है, बहुत बार यूपी टेट में पूछा गया है। तो विनय पत्रिका हो गया, कृष्ण दोहावली हो गया, गीतावली हो गया, ये 3 रचनाएं की ब्रज में लिखी गई हैं। बाकी जो शेष रचनाएं हैं वो सब किस में हैं, वो सब अवधि में रची गई हैं। फिर जैसे हमने देखा हम लोग इधर पहुंच गए थे प्रगतिवाद में, प्रगतिवाद में भी खूब ब्रज का प्रयोग किया गया है, प्रयोगवाद में भी खूब ब्रज का प्रयोग किया गया है। तात्पर्य हमें कह सकते हैं कि ब्रज के बहुत कवि हैं, अनगिनत कवि हैं ब्रज के, ब्रज भाषा में पर्याप्त साहित्य रचा गया। परंतु यह प्रश्न महत्वपूर्ण है कि ब्रज का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है, तो यह सूरसागर ब्रज भाषा का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। इस वजह से रहीमदास जी हो गए, रसखान हो गए, मीराबाई हो गई, चिंतामणि हो गए, मतिराम हो गए, भूषण हो गए, बहुत कवि हैं, अनगिनत कवि हैं, ब्रज के अनगिनत कवि हैं। तो आज हम लोगों ने 2 प्रमुख बोलियों के विषय में देखा। कल जो हमारी शेष है जैसे इसमें बांगरू है, बुंदेली है, कन्नौजी है, इनके बारे में अवश्य देखेंगे। भैया अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।